हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो देखिए, मैंने आपको डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए साइंस और सोशल स्टडीज के जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूं। अब हम मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको हर एक वीडियो में जो है मैथ के 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस प्रकार मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी करवा देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही आधार पर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहला सवाल जो है आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए, अपरिमेय कौन नहीं होगा, तो जिसका रूट में जो है वर्गमूल नहीं निकले, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो होता है अपरिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय होता है, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है, वो परिमेय होता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है √7। पहला ऑप्शन, तो √7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो जो है √7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देख लीजिएगा, √13। √13 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √13 भी हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन जब आप ऑप्शन सी को देखेंगे है √25, और √25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5 निकलता है। अब इसका वर्गमूल निकल गया, और अब देखिए इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये जो है ना √25, ये परिमेय नहीं, सॉरी, ये जो है अपरिमेय नहीं, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो वही बोला था ना क्वेश्चन 1 में कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए, बोला गया है कि यदि 47 से 379 में भाग देंगे तो शेषफल ना, शेष कितना शेष बचता है, 3 बचता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा। देखिए, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये वाला ना फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष होता है। अब देखिए, भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग करते हैं। तो बोला गया 47 से 379 में भाग करने पर, तो जिसमें भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य दिया हुआ है 379 बराबर भाजक माने जिससे भाग करते हैं ना उसको भाजक बोलते हैं। तो 47 से बोला है भाग करने, तो भाजक हो गया यहाँ पे कितना, 47 गुना भागफल ही तो बोला है निकालने, तो आप मान लीजिए भागफल क्यों है, प्लस में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो आप क्यों निकाल लीजिए, क्या होगा। देखिए, ये वाला 3 इधर प्लस में, 3 को लाएंगे इधर तो माइनस में नहीं हो जाएगा। देखिए, 379 प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 47 गुना में क्यू। अब 379 में से घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 376 बराबर 47 गुना में क्यू हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप इस 47 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 47 देखिए इधर है क्या, गुना में, इधर गुना में, तो इधर लाएंगे तो भागम नहीं हो जाएगा। तो 376 बटे में 47 बराबर में क्यू। अब 47 से भागा कर लीजिए 376 में, तो कितना बार में लगेगा। देखिए, आप क्या कीजिए, 47 7 56, 8 से लगाइए इसको। देखिए क्या होगा, 7 56 के 6 बाकी 5, 8 चौका 32, 32 और 5 37। देखिए 376 आ गया,
कितना बार में? 8 बार में, यानी कि 8 बराबर Q, मतलब Q का मान कितना निकल गया? 8, मतलब भागफल आ गया इसका 8। यही हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो, सॉरी डी नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कहता है कि यदि HCF 54 और 78 का दिया हुआ है 6, यहाँ पे बोला गया है कि HCF किसका किसका? तो 54 और 78 का, 54 और 78 का HCF 6 दिया हुआ है। तो आपको बोला गया है एलसीएम निकालिए, किसका? 54 और 78 का ही निकालना है। एलसीएम बराबर वाट। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में HCF, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या देखिए कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 54 गुना बी का मतलब होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ? 78, तो लिखेंगे 78 बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ? निकालने बोला है ना, तो लिखेंगे एलसीएम नहीं दिया हुआ है, गुना HCF कितना दिया हुआ है? तो HCF दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 6। अब देखिए हम इधर वाला से इधर वाला को कटा दे सकते, क्यों? क्योंकि इधर देखिए 6 गुना में, इधर लाएंगे तो भागा में ही चला जाएगा ना। तो देखिए 6 नामा 54 कट जाएगा, कटा दीजिए इसको। अब 78 गुना 9 कर दीजिए, देखिए 8 नमा 72 के 2, बाकी में 7 बच गया, और 7 नमा 63, 63 और 7 कितना? 70, यानी कि 707 निकल गया एलसीएम। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में अच्छा से आ गया होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि त्रिघाती बहुपद XQ माइनस में 7x² प्लस में 5x प्लस में 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। बोला गया है कि यदि त्रिघाती बहुपद XQ माइनस 7x³ प्लस में 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो हमसे बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लें। तो ये देखिए क्या है, ये शून्यकों का योगफल है ना, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिघाती बहुपद के लिए? फॉर्मूला होता है -b/a होता है। आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है? b होता है जो x² के साथ गुना में रहता है, कितना है? माइनस में 7 है, तो b की जगह पे लिखेंगे -7 बटे a का मान कितना है? जो XQ के गुना में रहता है, XQ के गुना में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे f। अब देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे बटे में 1। अब 1 से भागा देंगे 7, तो 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि बहुपद x² प्लस में ax माइनस में b, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इतना के शून्यक जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान निकाल ले। इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो देखिए अगर हम मानते हैं माना एक शून्यक, अगर हम मान लेते हैं एक शून्यक x है, तो दूसरा शून्यक कितना होगा? दूसरा शून्यक कितना होगा? 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि इसका एक शून्यक दूसरा शून्यक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर एक शून्यक 5 है ना, तो जो है दूसरा का शून्यक 1/5 होगा। शून्यक का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पे जो हम व्युत्क्रम कर दिए, यानी कि यहाँ पे बोला गया व्युत्क्रम है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो हो गया इसके शून्यक। अब बोला गया तो हमें b का मान निकालना है, तो b का मान नहीं निकल जाएगा। अब देखिए b यानी कि ये c है ना, तो c वाला पद किस में आता है? शून्यकों का योगफल की गुणनफल में, तो शून्यकों का गुणनफल में। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c आया ना, तो c आया। अब देखिए अल्फा माने पहला शून्यक, एक शून्यक कितना है? x है, तो अल्फा की जगह पर x लिखेंगे, गुना
बीटा का मतलब दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक कितना लिखा हुआ 1/x, तो लिखेंगे 1/x बराबर सी का मतलब ये जो माइनस में बी है हो जाएगा -b बटे ए का मतलब कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है वही होता है, हो जाएगा 1। अब देखिए x से x कैंसिल तो हो जाएगा 1 बराबर में -b, माइनस चलाएगा इधर तो हो जाएगा -1 बराबर में b, मतलब b का मान कितना निकल गया -1 निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा क्या है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। देखिए कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, जब a को बराबर नहीं होगा तब इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, याद रखना है। तो बोला गया है कि यदि युगपत निकाय समीकरण का कोई हल नहीं है तो समीकरण निकाय क्या होगा, आश्रित होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी। देखिए जब कोई हल नहीं होता है ना तो ये होता है विरोधी, क्या होता है विरोधी होता है। जब कोई हल नहीं होता है ना तो ये विरोधी होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो इसका ग्राफ समांतर होता है, कैसा होता है समांतर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हल संगत होता है कि असंगत, तो इसका होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत होता है। तो इतना सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला सवाल है जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है कि दो चर x y में रेखिक समीकरण दिया हुआ है आपके पास mx प्लस में by प्लस में n बराबर है 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। इसमें कितने अधिकतम हल हो सकते। देखिए अगर हम x का मान रखेंगे कुछ और तो y का मान निकल जाएगा कुछ और, अगर x का मान रखेंगे कुछ दूसरा तो y का मान निकलेगा दूसरा, y का मान रखेंगे कुछ और तो x का मान निकलेगा दूसरा। मतलब इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके, मतलब इसके अनंत हल होंगे, यानी कि इस समीकरण के अनंत हल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि बोला गया है कि यदि x बराबर में 1 तथा y बराबर में 6 तो समीकरण 8x माइनस में ay प्लस में a स्क्वायर बराबर 0 के हल हो तो a का मान निकालना है। बोला गया है कि x बराबर 1 y बराबर 6, अगर 8x माइनस में ay प्लस में a स्क्वायर का हल है तो आपको क्या बताना है, a का मान बताना है। तो आप क्या कीजिए कि x का मान और y का मान इसमें रख देना है। देखिए 8 गुना x का मान कितना लिखा हुआ 1 तो रख देंगे 1, माइनस में a गुना y का मान कितना लिखा हुआ है 6 तो लिख देंगे 6, प्लस में a स्क्वायर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो a स्क्वायर लिख देंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा माइनस a गुना 6 तो हो जाएगा 6a प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सजा के लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर लिख दीजिए पहले, माइनस में 6a प्लस में 8, यानी कि ए स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस में 6 प्लस में 8। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लेना है गुणनखंड। तो देखिए 8a स्क्वायर गुना करके लाना है 8a स्क्वायर और जोड़ घटा के लाना है 6, तो इसको मैं इससे तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 2a प्लस में 8, नहीं तोड़ सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, जोड़ के 6 आ गया, गुना करिए 4 दूनी 8 आ जाएगा गुना करने के बाद। अब ई दोनों में क्या कॉमन लेना है, देखिए ए आ जाएगा कॉमन, तो ई दोनों में जब ए आ जाएगा कॉमन तो इसमें बचा कितना ए माइनस में 4। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस है, तो जब चिन्ह विपरीत रहता है तो माइनस कॉमन लेते हैं, और जब चिन्ह समान रहता है तो प्लस कॉमन लेते हैं। आपको इतना याद रखना है। अब ई दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 लेंगे, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 लेंगे कॉमन। तो 2 जब निकाल लिए तो बचा ए ना बचा, इसमें से 2a में से 2 निकाल लिए तो ए बे ना बचा खाली, तो लिखेंगे
ए माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 से लगा देंगे। अब इसको सही बनाए या नहीं बनाए, ये वाला देखिए बराबर आना चाहिए। ए माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन लेंगे, ए माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से a माइनस 4 निकाल लिए तो इसमें बचा a माइनस इसमें बचा कितना 2 बचा। अब इसको क्या करना है, बराबर के 0 करना है। तो a माइनस 4 बराबर 0, देखिए a माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं और एक बार a माइनस 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा प्लस, इधर देखिए माइनस में 4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4, a बराबर इधर माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2, यानी कि a का मान निकल गया कितना 2 और 4 निकल गया। और ये जो है ना आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 2 और 4, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा कि यदि ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, सी नॉट इक्वल टू 0 है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब ए स्क्वायर बटे में बी सी प्लस में बी स्क्वायर बटे में ए सी प्लस में सी स्क्वायर बटे में ए बी का मान निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ बी सी यहाँ ए सी यहाँ ए बी, तो सब में देखिए ए बी सी हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बी सी से बी सी कैंसिल तो बचा कितना ए गुना ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए क्यू, प्लस ए से ए कैंसिल सी से सी कैंसिल तो बचा कितना बी, अब बी गुना करेंगे बी स्क्वायर तो हो जाएगा बी क्यू, प्लस ए बी से ए बी कैंसिल तो बचा कितना सी ना बचा, अब सी गुना करेंगे सी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा सी का क्यू हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला एक आप लोगों को याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये ना फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हम इसके जगह पर 3abc नहीं रख सकते हैं, बटे में नीचे क्या दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है। अब ए बी से ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये ना ऑप्शन डी में है 3, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए अगला सवाल जो है आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है, यानी कि 96 रुपया के 9% की दर से, यानी कि कुछ स्टॉक में लगाता है और 120 रुपया के 12% की दर से और जो है कुछ पैसे लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान है, दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश क्या है समान है, तो बोला गया है दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात, यानी कि दोनों स्टॉक में कितना धन लगा है वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि 9% की दर से जो स्टॉक लगा है निवेश किया है x रुपया निवेश किया है, और जो 12% की दर से निवेश किया है उसको मान लीजिए कि 22 रुपया निवेश किया है। तो हमें x और y का अनुपात निकालना है बस। अब देखिए बोला गया कि जो दोनों से लाभांश आता है ना, लाभांश वो बराबर है, तो लाभांश का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लाभांश, लाभांश का फॉर्मूला होता है निवेश, निवेश गुना में दर बटे में स्टॉक मूल्य, स्टॉक मूल्य होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए बोला गया कि 9% की दर से जो वो निवेश किया था पैसा और 12% की दर से जो निवेश किया था, दोनों का लाभांश बराबर है। तो पहले हम 9% की दर से जितना निवेश किया था ना उसका लाभांश निकालते हैं। तो लाभांश का फॉर्मूला होता है निवेश, तो 9% की दर से माना कि निवेश x रुपया किया तो निवेश हो जाएगा x गुना दर, दर कितना दिया हुआ है 9%, तो लिखेंगे 9% की दर से बटे स्टॉक मूल्य कितना है 96 रुपया के स्टॉक मूल्य से ने, तो हो जाएगा 96। अब 9% की दर से निकाल लिए लाभांश,
बराबर होगा ये 21 के दर से 12% की दर से लाभांश। तो इसका देखिए माना निवेश कितना माने 22, तो लिखेंगे 22 रुपया, गुना दर 12% है तो लिखेंगे 12%, बटे स्टॉक मूल्य कितना है, स्टॉक मूल्य 120 रुपया तो लिखेंगे 120 रुपया। अब जो कटता है कटाइए, परसेंट इधर भी परसेंट इधर भी कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट, 12 दहिया में 120 कट जाएगा। अब कटाइए, 48 दूनी 96 और 5 दूनी कितना 10 कट जाएगा कि नहीं, 48 दूनी 96 और 5 दूनी 10। अब 3 से कटाएंगे इसको, 3 तिहाई 9 और 16 तिया 48 कट जाएगा ये। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए x गुना क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसको, 5 गुना 3 15 हो जाएगा बराबर 22 गुना ये चल जाएगा उधर 16 ना, क्रॉस मल्टीपल होगा तो चल जाएगा 16। हमें x बाई का अनुपात निकालना है तो लिखेंगे x, और ये बाई उधर गुना में तो बाई को लाएंगे इधर तो भागा में नहीं चल जाएगा बाई बराबर, ये 16 है बटे ये 15 गुना में 15 चल जाएगा इधर तो भागा में चल जाएगा, मतलब x का मान निकल गया 16 और बाई का मान निकल गया 15, यानी कि 16:15 हो जाएगा राइट आंसर, और आपको ये दिख रहा होगा डी में। तो अगर आपको इस प्रकार का सवाल आए कि 96 रुपये के स्टॉक से 9% की दर से कितना पैसा निवेश करता है और 120 रुपये के स्टॉक्स के 12% की दर से कितना पैसा निवेश करता है, उसका अनुपात निकालिए, तो मान लेना है कि इतना की दर से x रुपया निवेश करता है और इतना की दर से 22 रुपया निवेश करता है, और लाभांश का फॉर्मूला होता है निवेश गुना दर बटे में स्टॉक मूल्य। अब बोला गया दोनों का लाभांश बराबर है, तो पहले हम इसका लाभांश निकाल लिए और फिर इसका लाभांश निकाल लिए, दोनों को बराबर कर दिए, और फिर x और y का क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है, बस हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर एक घड़ी 550.80 पैसा में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% का था तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान निकालिए। देखिए ये क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक घड़ी जो है ना उसका निर्धारित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना, 720 रुपया दिया हुआ है, घड़ी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब बोला है कि एक व्यक्ति जो है ना इसको जो है 2 यानी कि 2 बट्टा करवाया, 2 बट्टा माने 2 गो डिस्काउंट लिया और 2 डिस्काउंट लेकर इस घड़ी को खरीदा, कितना में खरीदा, इस घड़ी को 550.80 रुपया में जो है ना इसको खरीद लिया 550.80 पैसा में खरीद लिया। तो बोला गया है कि यदि पहला डिस्काउंट 10% का है तो हमें दूसरा डिस्काउंट निकालना है कितने परसेंट का होगा। तो देखिए हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ था घड़ी का 720 टका दिया हुआ था, 20 रुपया दिया हुआ था, गुना पहला बट्टा कितना 10% का लगा, यानी कि 10% का छूट मिला। कोई भी चीज होता है 100% का, तो 10% का छूट मिला तो खरीदे कितना परसेंट में, 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 में खरीदें, गुना दूसरा छूट हमको पता है नहीं पता है तो इसको आप x% मान लीजिएगा, x% मान लीजिएगा। तो कोई भी चीज होता है x 100 रुपया का होता है यानी कि 100% का होता है। अब x% का छूट मिला तो खरीदे कितना में, 100 माइनस में x% में खरीदे कि नहीं। अब बराबर, अब इतना का 2 गो डिस्काउंट मिला तो हम इस वस्तु को खरीद लिए 550.80 पैसा में खरीद लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो कटता है कटाइए और जो नहीं कटता है छोड़ दीजिए। 1 0 से 1 0 नहीं कट जाएगा ये, और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। देखिए 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 बच जाएगा, 9 सती 63 और 1 64, सही किए कि नहीं। देखिए 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 सती 63 और 1 64, सही किए गुना में। अब 100 माइनस में x अपान में कितना 100 बराबर यहाँ पे है 550.80 दिया हुआ है। अब देखिए 100 माइनस में x लिखिए इधर बराबर
550.80। अब ये 100 देखिए भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में नहीं हो जाएगा 100, और ये देखिए 648 गुना में, इधर आएगा तो 648 हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देख लीजिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो जीरो है तो लिख देंगे 2 गो जीरो। अब देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 648 से अगर आप इसको कटाएंगे तो कितना होगा देख लीजिएगा। तो अगर हम 648 से ना इसको कटाते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 8 48 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 0 80 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कटाते हैं कितना से, तो आप क्या कीजिए कि इसको पहले 4 से कटाइए। तो देखिए 4 एकम में 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 15, 4 तिया 12, 3 0 30, 4 सती 28, 2 और 8, 4 सती 28 0, 4 से इतना बार में कटेगा ये। अब इसको 4 से कटाइए, 4 एकम में 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 4 24, 4 चौका 24 और 4 दूनी में 8, नहीं कट जाएगा। अब क्या कीजिए 162 से सीधा भाग लगा सकते हैं ना, लगाइए यहाँ पे देखिए 162 से भाग करेंगे हम 1377 0। हम आपको एक करके बता रहे हैं कि आपको एकदम कोई भी कहीं भी डाउट ना रहे। देखिए 162 से लगाएंगे, पहले 137 लगेगा ना, तो लगाइए 1377 कितना बार में लगेगा। देखिए 162 गुना 8 कीजिए, 8 दूनी 16 का, देखिए 8 दूनी 16 का 6, बाकी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 8 चौका 48 और 49 के 9, बाकी 4 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 4 12। तो जब हम इसको 8 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1296 हो जाएगा। अब देख लीजिए 7 में से 6 घटाएंगे 1, 17 में से 9 घटाएंगे 8, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 से 1 कैंसिल। अब कितना उतर गया, यहाँ 0 उतर गया। आप इसको 5 बार में लगाइए, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 चौका 30 और 1 31, बाकी 3, 5 और 3 8, ये कट गया। यानी कि ये 162 से ये वाला जो है ना 13,770 कितना बार में कटेगा, 85 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 85 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 100 माइनस में x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 85 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 100 माइनस में 85 और ये माइनस में x को भेजेंगे उधर, प्लस में x हो जाएगा। अब 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 बराबर x, यानी कि x का मान निकल गया 15%, राइट आंसर निकल गया। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है 15%, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15%। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि बिंदुओं -3 -4, -3 -4 तथा बिंदु 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष डेश के अनुपात में बांटती है। देखिए आपको बोला गया कि बिंदु -3 -4, फिर दूसरा का बिंदु है 1 -2, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में बांटेगी। मान लीजिए ये बाई अक्ष काट रही है, मान लीजिए कि ये m1 और m2 के अनुपात में बांटती है। अब बाई अक्ष ना काट रही है तो बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और बाई का मान बदलते रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए विभाजन सूत्र जो आप लोग क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, x का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है कि m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस में m2, ये वाला फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। बाई का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ x का ही फॉर्मूला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें x का मान 0 दिया हुआ है, बाई का मान नहीं चाहिए क्योंकि बाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है।
तो अब देखिए x का मान कितना दिया हुआ है 0, तो x के जगह पे रखेंगे 0 बराबर ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। आप लोग क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में ये सभी क्वेश्चन, यानी कि ये सभी फॉर्मूला दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन भी मिलते हैं। अब देखिए x का मान 0 रख दिए, m2 का मान पता है नहीं पता है तो लिखेंगे m2 गुना x1 कितना दिया हुआ है -3 तो लिखेंगे -3 प्लस m1 नहीं पता है तो लिखेंगे m1 गुना x2 कितना दिया हुआ है 1 लिखेंगे तो लिखेंगे 1 बटे में m1 प्लस में m2 दिया हुआ है, यहाँ m1 है प्लस में m2। अब देखिए m1 प्लस m2 को ये इधर भागा में है ना तो बराबर के ही पर ले जाएंगे गुना में। अब 0 के साथ m1 और m2 गुना होगा तो 0 ना होगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी गुना होता है उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर m2 गुना -3m तो हो जाएगा -3 में m2 हो जाएगा प्लस में m1 गुना 1 तो m1 नहीं हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 3m2 माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3m2 बराबर इधर m1 है तो हो जाएगा 3 बराबर m1 और इधर m2 गुना में है तो इधर देखिए m2 गुना में है, m2 को ले आएंगे इधर भागा में हो जाएगा। अब देखिए m1 का मान 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब m1 का मान 3 और m2 का मान 2, यानी कि इसको बांटेगा कितना 3:1 के अनुपात में, क्योंकि हमें अभी हमने माना कि ये m1 और m2 के अनुपात में बांटता है। m2 का मान निकल गया 3 और m2 का मान निकल गया 1, यानी कि ये 3 और 1 के अनुपात में बांटता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि यदि बिंदु A0, 0B और यहाँ पे दिया हुआ है 1 संरेखीय हो तो a प्लस b का मान निकालना है। अगर ये बिंदु संरेख हो ना तो a प्लस b का मान निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा a प्लस b का मान। देखिए अगर 3 बिंदु संरेख होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में, अगर 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 इंटू, अब देखिए इसको लिखने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए हम आपको तरीका भी सिखाएंगे लिखने का। x1 लिख दिए ना, अब 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ पे -2 माइनस 2 के बाद 3 आता है तो लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब x1 हो गया ना तो यहाँ पे प्लस दे के x2 दे देना है। अब 2 के बाद कितना आता है 3 आता है तो -3 माइनस 3 के बाद 1 आता है, देखिए 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 नहीं होता है, 3 एगो बिंदु होता है तो 3 एगो होता है तो 3 के बाद 4 ना आएगा तो 1 आ जाएगा, y1 हो जाएगा। इनटू में हो जाएगा प्लस x2 के बाद x3 इनटू में, अब देखिए 3 के बाद 1 आएगा y1 माइनस में y2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, मान ये देखिए ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। ये सब आपको पता होगा, अगर बिंदु 3 हुए तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। अब क्या करेंगे सिंपली इसमें मान रखेंगे। देखिए 1/2 इंटू x1 का मान a दिया हुआ है तो लिखेंगे a इंटू में y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान देखिएगा यहाँ पे आपको b दिया हुआ है तो लिखेंगे b, माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो लिखेंगे 1। आप लोग सिर्फ मान रखते जाइए। प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, x2 का मान देखिए 0 दिया हुआ है तो लिखेंगे 0 इनटू में यहाँ पे y3 है, मिट गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे y3 है तो y3 का मान कितना दिया हुआ 1 माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 0 तो लिखेंगे 0 प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ 1, y1 का मान कितना दिया हुआ है 0 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे। और इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 0 ना होगा तो लिखेंगे 0। अब देखिए 1/2, अब ए हो जाएगा गुना, इसमें तो a गुना b करेंगे तो a b हो जाएगा
माइनस है तो माइनस, ए गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए जीरो में किसी को भी गुना करते हैं, जीरो में गुना करेंगे तो जीरो ना होगा जी, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। प्लस एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो ना होगा, एक गुना जीरो जीरो, और माइनस में एक गुना बी करेंगे तो बी होगा, बराबर कितना, जीरो होगा। अब देखिए 1/2 इंटू में ए बी माइनस में ए, अब जीरो का कोई वैल्यू है, नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए 1/2 ए बी माइनस में, अब जीरो का कोई वैल्यू ना होता, जीरो खत्म हो गया, माइनस कितना है बी, बराबर कितना, जीरो है। अब देखिए ये वाला दो भागा में, बटे में ना है, उधर जाएगा तो गुना में, अब यहाँ पे जीरो के साथ कोई भी चीज गुना तो जीरो कर देगा, तो हो जाएगा ए बी माइनस में ए माइनस में बी बराबर कितना, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हाँ। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कॉमन, सॉरी पहले आप देख लीजिए, ए बी है, ये ए बी लिख दीजिए, हमको कॉमन नहीं लेना है, ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, बराबर ये माइनस में ए है, उधर भेजेंगे तो प्लस में ए, ये माइनस में बी है, उधर भेजेंगे तो प्लस में बी, बस हमको यही तो मान निकालने बोला है कि ए प्लस बी का मान निकालिए। तो देखिए ए प्लस बी का मान कितना निकल गया, ए बी निकल गया, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है, आपको बताना है कि अपरिभाषित पद कौन है, बिंदु, रेखाएं, समतल। तो देखिए बिंदु, रेखाएं और समतल, और समतल, ये तीनों जो है ना अपरिभाषित पद है, ये तीनों क्या, अपरिभाषित पद है। आपको याद रखना है कि बिंदु, रेखाएं और समतल ये तीनों अपरिभाषित पद होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में देख रहा होगा डी में कि इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन वो गलत है, इनमें से सभी होना चाहिए। वो परिभाषित पद जो है ना इनमें से सभी होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल देख रहे होंगे आप लोग आपके स्क्रीन पर कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। देखिए समकोण त्रिभुज पारिए, समकोण त्रिभुज है ये, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण यही वाला ना होता है, कर्ण 25 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, और ये जो शेष भुजा है ना एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम मानते हैं कि ये भुजा x है तो ये वाला ना ये x + 5 होगा, क्योंकि ये इससे 5 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम इसको मानते x तो ये होता x + 5, क्योंकि बोला है कि और दो शेष भुजा एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 5 5 10 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये जो है 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, माने 20 और 5 25 सेंटीमीटर होगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो बोला गया है क्या, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई, तो ये भुजा कितना लंबा है, ये भुजा कितना लंबा है, हमको अही निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला कि h² बराबर p² प्लस में b², कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं, h का मतलब कितना, 25 का स्क्वायर, h माने होता है कर्ण, कर्ण है 25 तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, बराबर p मतलब होता है लंब, लंब माने ये वाला जो देख रहे हैं, लंब कितना है x प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है x है ना, तो हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 25 का स्क्वायर 625 बराबर ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² माने 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, देखिए 2a का मान x इंटू में b का मान कितना 5, तो 5 दूनी 10x, सीधा लिख दीजिए यहाँ पे 10x प्लस कितना, यहाँ पे x² दिया हुआ था। आगे आप कर लीजिए, आगे देखिए क्या है 625, ये देखिए प्लस में 25 है, हम इसको इधर ले आए हैं, माइनस में 25 हो जाएगा,
बराबर इधर बचा कितना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2x², हो जाएगा कि नहीं। प्लस में 10x है तो लिख दीजिए 10x, इतना हो गया। आगे देखिए 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बराबर 2x² प्लस में 10x। अब क्या कीजिए, इस 600 को भेज दीजिए उधर, इधर 600 प्लस में है तो 600 जाएगा उधर में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस में 10x, ये 600 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर इधर बचा कितना, 0 बच गया। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, दू देखिए सबसे कट जाएगा तो दू लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा x² प्लस 2 पंचे कितना 10 माइनस दू से कटाइए 600, 3 बार में 300, बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे हम मिटाते हैं, देखिए आगे क्या होगा इसका। आगे अगर हम देखें तो ये दू चल जाएगा इधर, दू है इधर गुना में तो दू जाएगा इधर भागा में, तो दू से भागा देंगे 0 तो 0 का ना होगा। देखिए तो इधर हो जाएगा x² प्लस में 5x प्लस माइनस में 300 बराबर कितना 0। अब बोलेंगे दू कहाँ गया, तो दू था इधर गुना में और दू को भेज दिया हम उधर, चला गया भागा में। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लीजिए सिंपली, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए x², हमको जोड़ घटा के लाना है कितना 5x और गुना करके लाना है 300, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि प्लस में 20x माइनस में 15x माइनस में 300 बराबर 0। 20x में से 15x घटाइए 5x बचेगा। अब 20 गुना 15 कीजिए 300 आ जाता है, तो तोड़ सकते हैं। गुणनखंड ये सब तो 9th में पढ़ने का चीज है। आगे देखिए अभी दोनों में क्या कॉमन होगा, x दोनों में x मिल रहा है तो x ले लेंगे कॉमन, तो इसमें बचा कितना x प्लस इसमें कितना बचा 20 बचा कॉमन लेने के बाद। अभी मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस चिन्ह विपरीत हो तो माइनस कॉमन लेना है। दोनों में 15 कॉमन लेंगे तो 15 से दोनों कट जाएगा तो 15 ले लिए कॉमन तो बचा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 से कटाइए 300 तो 15 दूनी 30 0, यानी कितना हो जाएगा बराबर 0। तो ये अब देखिए x प्लस 20 दोनों में है तो x प्लस में 20 कॉमन ले लिए इंटू इधर बचा x इधर बचा -15 बराबर कितना 0 हो गया नहीं। अब x बराबर ये प्लस में 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। फिर इधर देख लीजिए x ये माइनस में 15 उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, मतलब x का मान एगो निकल गया 15 और एगो निकल गया x का मान -20 निकल गया। लेकिन -20 होगा नहीं होगा, क्योंकि लंबाई है ना, लंबाई है, लंबाई कभी माइनस में नहीं होता, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। मतलब x का मान 15, अगर ये वाला होगा 15, x का मान अगर ये होगा 15 सेंटीमीटर तो ये वाला कितना होगा, इससे 5 ज्यादा है ना, 15 में जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा कितना 15 5 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा लंबाई 20 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिए कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बी में है तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी जो है सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो है आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बलग के चित्र में AP स्पर्श रेखा है। AP क्या है, स्पर्श रेखा। यदि AP बराबर OP तो त्रिभुज OAP एक डैश त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे एक केंद्र O दिया हुआ है, बोला गया है ये P है बिंदु और इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये A है और यहाँ से एक त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज बनता है। अब देखिए बोला गया है कि AP ये स्पर्श रेखा है और यदि AP जो है ना, AP बराबर OP है, ये AP जो है OP के बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो,
एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। सम मने समान, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा, यानी कि जब दो भुजा समान हो तो समद्विबाहु। और साथ में देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, माने समकोण त्रिभुज भी है, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आप लोग देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत मूल्य, यानी कि जब एक कमरे के चारों दीवारों को प्लास्टर करते हैं ना तो उसमें लागत मूल्य आता है कितना? लागत मूल्य आता है बराबर 25 रुपया। एक कमरे की जब चारों दीवारों को प्लास्टर करते हैं तो लागत मूल्य 25 रुपया आता है। तो बोला गया है कि यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत मूल्य निकालना है। बोला गया है कि अगर हम एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्लास्टर करते तो 25 रुपया लगता है। तो कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई। तो जब हम एक बार करेंगे ना प्लास्टर से, यानी कि एक दीवार को, तो लागत मूल्य 25 रुपया लगता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 2 बार प्लास्टर करना है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 12, 2 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 बार करेंगे। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा क्योंकि 2 बार करेंगे। अब क्या हो जाएगा? कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है। आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा? बराबर 2 इंटू लंबाई माने एल का मान मतलब 2 बार मतलब 2 बार पेंट करना है ना, तो हो जाएगा 2l प्लस चौड़ाई 2 भी हो जाएगा इंटू में ऊंचाई 2h हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे दू और दू दोनों में है ना, तो दू ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा गुना दू, यहाँ बच जाएगा l प्लस बी इंटू में 2h हो जाएगा। देखिए दू दूनी में 4 इंटू 2 को पहले लिख दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं 2 को पहले? देखिए दू दूनी में 4 हो गया, 2 को यहाँ पे लिख दिए इंटू l प्लस बी इंटू में h, ये जो 2 था ना इसको हम 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 4 गुना, अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एक बार का क्षेत्रफल होता है कमरे के। जब हम एक बार यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक बार पेंट करेंगे ना चारों दीवारों को, तो उसका लागत मूल्य 25 रुपया। तो 4 गुना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का लागत मूल्य कितना है? 25 रुपया। तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यानी कि जब एक दीवार को 2 बार पेंट करेंगे तो उसका लागत मूल्य कितना आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डेसीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 70 डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसका ऊंचाई 7 डेसीमीटर है। तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने में ऊंचाई, आधार गुने में ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया हुआ 70 डेसीमीटर स्क्वायर, 70 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर, आधार नहीं पता है ना, आधार निकालना है तो लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 7 डेसीमीटर, तो हो जाएगा कितना? 10 सती 70, तो हो जाएगा कितना? आधार हो जाएगा इतना, आधार बराबर हो जाएगा 10 डेसीमीटर। आधार कितना निकल गया? 10 डेसीमीटर। तो बोला गया है उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि निकालना है। आयत का परिधि, आयत का
परिधि, आयत के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई देखिए अभी हम आधार निकाले 10 डेसीमीटर ना, तो हो जाएगा 10 प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई माने जो इसका ऊंचाई दिया हुआ था ना उसी को बोलते हैं चौड़ाई, क्योंकि वो जो है उसी आधार पर खड़े हैं ना आयत, यानी कि उसी आधार पर खड़े हैं ना आयत, समांतर चतुर्भुज के आधार पर ही खड़ा हुआ है आयत। तो समांतर चतुर्भुज का आधार निकाले 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई निकल गया आयत का, और प्लस में ऊंचाई दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का 7 डेसीमीटर, मतलब वो चौड़ाई है आयत का, तो हो जाएगा 7। तो 2 गुना यहाँ पे कितना है 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 दूनी कितना 34 हो जाएगा डेसीमीटर, 34 डेसीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या निकालिए। देखिए माध्य का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, माध्य का फॉर्मूला होता है चरों का योग, चरों का योग बटे में चरों की संख्या, चरों की संख्या, ये वाला ना फॉर्मूला होता है माध्य बराबर चरों का योग, माने जितना का माध्य बोला है उसको जोड़ देना है, बटे में चरों की संख्या, जितना संख्या है उसको बटे कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 संख्याओं का माध्य, माध्य कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है ना, तो माध्य दिया हुआ है 18 बराबर 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 यहाँ पे चरों का योग पता है हमको, चरों का योग नहीं ना पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे चरों का योग, लिखेंगे चरों का योग बटे में चरों की संख्या, ये 18 कितने संख्याओं का माध्य है, तो ये 18 5 संख्याओं का ना माध्य है, तो लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इस 5 को ले आएंगे इधर, तो जाएगा 18 गुना में 5, क्योंकि ये भागा में है 5, इधर जाएगा तो गुना में, 18 5 कितना, अब देखिए ये हो गया चरों का योग, हो गया चरों का योग, माने 18 5 90, चरों का योग कितना हो गया 90 हो गया, जब हम एक भी संख्या को नहीं हटाएंगे तब। अब देखिए अब बोला है कि एक संख्या को हटा दिए, एक संख्या को हटा दिए। अब बताइए हमारे पास टोटल 5 संख्या था, एक संख्या को हटा देंगे तो बचेगा कितना संख्या, 4 संख्या बचेगा। तो जब हम एक संख्या को हटा देते हैं ना, तो लिखेंगे हटाने के बाद, हटाने के बाद, हटाने के बाद एक संख्या को, एक संख्या को हटाने के बाद माध्य कितना दिया हुआ था 16 दिया हुआ है ना, बराबर चरों का योग निकाल लेंगे, जब एक संख्या को हटाएंगे तब चरों का योग कितना, तो लिखेंगे चरों का योग, चरों का योग बटे चरों की संख्या, पहले 5 संख्या था, जब हम एक संख्या को हटा दिए तो बचा कितना संख्या, 4 संख्या ना बचा, तो लिखेंगे 4। अब ये गुना भागा में, इधर जाएगा गुना में, तो जाएगा 16 गुना में 4, तो हो जाएगा बराबर चरों की संख्या, सॉरी चरों का योग, चरों का योग। अब 16 चौका कितना हो गया 64 हो गया, बराबर चरों का क्या हो जाएगा, चरों का योग हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास पूरे के पूरे 5 संख्या था तब चरों का योग 90, और जब हम एक संख्या हटा दिए तब चरों का योग 64 आया। तो हम जो है कौन सी संख्या हटाए, तो लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट संख्या, यानी कि कौन सी संख्या हटाए, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, हमसे पूछा गया हटाई गई संख्या। तो जब हमारे पास 5 संख्या था तब इसका योग आ रहा था 90, लेकिन जब एक संख्या को हटा दिए तब आया 64, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि जो हटाए ना संख्या वो 26 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन में डी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला भी सवाल आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात। देखिए यहाँ पे जो है ना किसी वितरण में बहुलक और माध्यक का अनुपात, बहुलक अनुपात माध्यक,
बहुलक और माध्यक का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। बहुलक और माध्यक का अनुपात दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि माध्य और माध्यक का अनुपात निकालिए। देखिए फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक -2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य होता है। देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है? बहुलक 6 दिया हुआ है 6 के अनुपात में, बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5 -2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 5 या कितना 15 -2 माध्य हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखेंगे ना। अब देखिए इस 15 को क्या कीजिए, इस -2 माध्य को ले आएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा, इधर आके 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 माध्य बराबर 15। ये माइनस में कितना लिखा हो? देखिए ये प्लस में 6 लिखा हुआ है, +6 को भेजेंगे उधर तो माइनस में 6 ना हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 माध्य बराबर 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। मतलब माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। माध्य निकल गया 9/2 और बहुलक 6, माध्यक 5 के अनुपात में दिया हुआ था। तो हमको पूछा गया था क्या यहाँ पे कि माध्य अनुपात माध्यक निकालना है। माध्य अनुपात माध्यक, देखिए माध्य कितना निकल गया? 9/2 अनुपात माध्यक कितना निकल गया? माध्यक तो 5 दिया हुआ था, तो हो जाएगा 9 अनुपात, ये 2 है गुना में, देखिए 9 है क्या है? 2 भागा में, 2 जाएगा उधर तो हो जाएगा गुना में, तो 2 पंचे 10, मैंने माध्य हो गया 9, माध्यक हो गया 10। तो देखिए ऑप्शन बी में ना है इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य, बस आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये अब देखिए अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्न में किसका माध्य माध्यक बहुलक समान है, यानी कि किसका माध्य माध्यक और बहुलक समान है। देखिए अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या है? 2 2 2 4, तो माध्य माध्यक बहुलक तीनों समान होना चाहिए। देखिए अगर हम इसका बहुलक निकालते हैं तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक माने जिसकी संख्या ज्यादा हो, तो ज्यादा किसका है? 2 2 2, बहुलक निकल गया 2। अगर हम माध्यक निकालेंगे, माध्य निकाल लीजिए पहले। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दीजिए, 4 2 8 2 10 2 12, सबको जोड़ दीजिए पहले, तो 4 2 6 2 8 2 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, बटे में 4 से भागा देंगे क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या, तो चरों को जोड़ दिए और चर है क्या? 1 2 3 4, तो 4 से दे देंगे भागा, तो 4 से 10 में भागा देंगे तो कभी 2 आएगा? 2 नहीं आएगा। तो बोला गया किसका माध्य माध्यक बहुलक बराबर है, तो यहाँ तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन बी को भी चेक करके देखते हैं। ऑप्शन बी है 1 3 3 3 5। अब देखिए सबसे पहले बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक क्या हो जाएगा? जिसकी संख्या ज्यादा हो, 3 3 3 3 ज्यादा तो बहुलक हो जाएगा 3। अब माध्य निकाल लीजिए। माध्य का फॉर्मूला होता है सबों को जोड़ दीजिए और जे गो है उतना से भागा, 5 3 8 3 11 11 3 14 और 1 15, जोड़े तो 15 बटे में टोटल कितना है? 5 हुए तो 5 पंथी या 15, यानी कि माध्य भी 15 आ गया, माध्य भी 3 आ गया, बहुलक भी 3। अब देखिए माध्यक भी निकाल लीजिए। माध्यक क्या होता है कि इसको पहले आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए ये आरोही क्रम में पहले से सजल है, उसके बाद इसको 2 गो अलग कीजिए, 2 गो अलग, बीच वाला जो होता है उसी को माध्यक बोलते हैं, तो माध्यक हो गया 3। तो माध्यक और बहुलक तीनों इसका देखिए बराबर निकला ना, तो वही बोला गया कि निम्न में किसका माध्य माध्यक बहुलक बराबर होगा, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर में 4, तो टेन थीटा का मान निकालना है ना, निकल जाएगा। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 और 3 7 साइन स्क्वायर थीटा, फिर तो इतना ही आ जाएगा ना, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 4 है। अब देख लीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ई दोनों में देखिए 3 3 दोनों में है, तो 3 ले लेंगे कॉमन, तो इसमें बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बच गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4। अब देख लीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, अब गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मान कितना 1 होता है, बराबर में 4, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 4, यह प्लस, देखिए 3 एकम 3 प्लस में उधर जाएगा तो 3 माइनस में नहीं हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये देखिए 4 किस में है, गुना में, तो इधर आ जाएगा, भागा में नहीं आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर चल जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा ना, 1/4, तो 1 का कितना निकलता है, 1 का रूट से 1 निकलेगा, 4 का 2, यानी कि साइन थीटा का मान निकल गया कितना, 1/2 निकल गया। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं बना के, देखिए अभी नहीं बनाए क्वेश्चन, अभी और लगेगा इसमें। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको साइन थीटा बराबर 1/2 तो निकाल के दिखा दिए, लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला P/h होता है और टेन थीटा का फॉर्मूला P/b होता है, आप लोगों को याद होगा। लेकिन हमें यहाँ पे P का तो मान दिया हुआ है, लेकिन B का मान निकालना पड़ेगा ना, तो B का फॉर्मूला होता है निकालने का h² माइनस में p² रूट अंडर h का मान 2 का स्क्वायर माइनस में p का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 नहीं बचेगा, यानी कि b का मान निकल गया √3, तो p का मान निकला, p का मान 1 और b का मान कितना, √3, माने टेन थीटा का मान निकल गया 1/√3। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, a हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए अगला सवाल दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पर, मात्र अब 2 सवाल बचा है, हम लोग 23 सवाल कर चुके हैं, बस 2 सवाल बचा है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। देखिए सेक का पावर 4 और सेक का पावर 2 दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 गो सेक थीटा में से 2 गो निकालिए तो 2 गो सेक थीटा बचा, माइनस इसमें कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे 10 में पूछा गया है, मतलब सेक को भी 10 में बदलना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर में थीटा। अब देख लीजिए हो जाएगा, गुना कर दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा 1, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 10 प्लस है ना, तो लिखेंगे प्लस, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 10 का पावर में 4 थीटा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक लास्ट सवाल बचा है, उसको भी हम कर लेते। अब देखिए लास्ट सवाल है जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और कोस बीटा बराबर 1/में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस में बीटा का मान निकालना है ना, निकल जाएगा। देखिए साइन अल्फा 1/2, मतलब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, मतलब अल्फा का मान 30 निकल गया। कोस बीटा, तो कोस में
1/2 किसका मान होता है, मतलब 60 का मान होता है। तो बीटा का मान हो गया 60, तो अल्फा का मान है 30 प्लस बीटा का मान 60, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 और 60 90, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये थे 25 सवाल जो मैंने आपको बहुत ही अच्छा से समझाया। अगर और भी इसका आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।